फाइन। सो हम लोग लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे ऑलरेडी, टॉपिक कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स बोल सकते हो आप इसको। इट्स नॉट अ कंपनी फाइनल अकाउंट्स, हम लोग कंपनी के लिए फाइनल अकाउंट्स नहीं बना रहे। बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं फॉर प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फॉर्म इन लोग के लिए। तो एक कॉमन फॉर्मेट हम लोग के पास ऑलरेडी है कि एक बिजनेसमैन का बैलेंस शीट, पीएल, ओके, कंप्यूटेशन जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या रखेंगे, क्या क्या हम लोग का पॉसिबल आइटम होगा, क्या क्या देखना होगा, एवरीथिंग। तो एक करके हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, एक करके हम लोग देखेंगे किसके बाद क्या आता है, नहीं आता एंड ऑल दैट, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, नहीं करना एंड ऑल दैट। तो ये 5-6 चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज। तो हम लोग का क्लास का जो टॉपिक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टॉपिक इज वेरी सिंपल, हाउ टू ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट फॉर अ क्लाइंट। एंड ये ड्राफ्टिंग कहाँ से करना है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आएंगे, सीखना वही है। ये तो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब बहुत सारा ब्लैंक जगह है जहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। सो इट्स नथिंग बट इट्स अ फिल इन द ब्लैंक्स। बट द थिंग इज कि आपको समझना है, आपको जानना है कि जो सारा अमाउंट है, ये अमाउंट कहाँ से आएगा और कहाँ पुट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शुरू करें, चलो स्टार्ट। ओके, सो गाइस यस सर। पहले हम लोग बात करेंगे उन लोगों का जिन लोग का कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे बात को, उसके बाद आप लोग का क्रॉस क्वेश्चन अगर होगा तो करना। केस जो पहला है वो है, हम लोग के पास ऐसा क्लाइंट आया जो आपको अकाउंट्स मेंटेन करके नहीं दे पाया, मतलब जिसका कोई ढंग का अकाउंट्स, ढंग का पेपर नहीं है। वो खाली ये बोलते गया कि मेरे पास माल बेचते गए, पैसा आते गया, हमने भी माल परचेस करते गए, अगेन बेचते गए, ऐसा करके मेरा लाइफ आगे बढ़ा। गल्ला जो होता है हम लोग का, कैश बॉक्स जो बिजनेस का होता है, पैसा सब उसी में रहता है। कभी कभार जब दरकार होता है तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक से पैसा उठाते भी है। तो ऐसे ही मेरा जिंदगी आगे बढ़ रहा था। अब इस टाइप ऑफ बिजनेसमैन इंडिया में आपको भर भर के मिलेगा। आप लोग आपको आसपास देखिएगा तो आपको, जैसे हम लोग का जो मोहल्ले का जो किराने का शॉप है, जो स्टेशनरी ग्रोसरी शॉप जो होता है, वो देखना सब लोग ऐसा ही चीज फॉलो करते हैं। उन लोग से जाके बोलना, पूछना कि भाई साहब आप लोग का अकाउंट्स मेंटेन करते हो? वो लोग बोलेगा वो कैसा होता है, हम लोग जैसे ही ऐसे ही मेंटेन करते हैं, दुकान में आते हैं, माल बेचते हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जैसे ही बोलोगे आपका रिटर्न फाइल जाते हैं, तो बोलेगा हाँ, हर साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, मैं टैक्स भी पे करता हूँ, ऐसा वो लोग आपको रिप्लाई करेगा। अच्छा, ओके मुनमुन, तो देखो ध्यान से कैसे क्या होता है मेंटेन। तो लेकिन जैसे ही आप पूछोगे तो सर आपका अकाउंट्स कहाँ है, तो बोलेगा अकाउंट्स किस बात का? माल खरीद रहे हैं, स्टॉक बढ़ जा रहा है, माल बेच रहे हैं, फ्रेश ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा ही बिजनेस होता है। तो सर एंट्री एंट्री वो पता नहीं, एक जन आते हैं, कागज जो मांगते हैं हम दे देते हैं, लेके चले जाते हैं, हर साल साइन करा के लेके चले जाते हैं, बात खत्म। वो ऐसे ही बात करेंगे। और इंडिया में ऐसा बिजनेसमैन आपको बहुत मिलेगा, और हो सकता है, माशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग के लाइफ में जो पहला क्लाइंट मिले, जब भी मिले, वेरी सुन जब मिलेगा, तो देखना आपके पास एक क्लाइंट पहले आएगा। जिसके पास टैली है, जिसके पास एस, क्विक बुक्स ऐसे सॉफ्टवेयर जिन लोग के पास है, वो लोग कभी आपके पास पहले तो नहीं आएगा, बिकॉज वो लोग का अकाउंट्स मेंटेन होता है। कोई अकाउंटिंग फार्म, कोई सीए फार्म, या कोई टैक्स कंसल्टेंट, लॉयर, सब उन लोग का अकाउंट्स देखभाल करते होंगे। तो आपके पास पहले आएंगे ये, तो आपका टारगेट कस्टमर होगा ये सब लोग, मतलब ये सब बिजनेसमैन जिनका कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, बट उनको फाइलिंग करके देना है। समझ में आया? पहले बोलो, सिचुएशन को समझो, पहले खाली सीखना नहीं है, सीख के हम लोग को इसको इनकैश भी करना है। गाइस आप लोग लॉकडाउन में पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो कोर्स में, आप लोग टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा चीज सीखो ताकि ये चीज आपका रिटर्न मिले। खाली सीख के छोड़ दिए, आई डोंट थिंक आपको वो चीज अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी आपके साथ वो डिस्कस करने में अच्छा नहीं लगेगा। सीख रहे हैं कुछ ताकि ये पैसा का रिफंड मिले हम लोग को, मतलब जितना इन्वेस्ट किए उतना हम लोग के पास पैसा वापस आ जाए, समथिंग लाइक दैट। अब सिचुएशन ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, तो सिचुएशन को ऐसे ही डील करना पड़ेगा। तो गाइस दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर लास्ट ये स्टडी आप देखे होंगे कि हम लोग का एचआरडी मिनिस्टर जो है, वो एजुकेशन सिस्टम को कैसे तहस नहस, चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चेंज किया, मैं इतना बोलूंगा चेंज। पता है आप लोगों को क्या क्या चेंजेस आने वाला है आने वाले साल में?
ग्रेजुएशन कैसे होने वाला है, मास्टर्स कैसे होने वाला है, पीएचडी कैसे होने वाला है, एक बार फुर्सत से टाइम मिले तो पढ़ लेना। जो लोग ग्रेजुएट हो गए इट्स ओके, बट जो लोग ग्रेजुएट नहीं हुए हो, आने वाले साल जो लोग होने जाएंगे, वो देख लेना कि कैसे लोग चेंज किया। तो एजुकेशन मूवमेंट में मैसिव चेंजेस आया। आई थिंक ये चेंजेस इसलिए आया बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस एंड ऑल दैट। तो स्कूल कॉलेज कब खुलेगा, ये तो हर क्लास का स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, सर आईसीए कब ओपन होगा। तो आंसर मेरा वही रहेगा, जब परमिशन मिलेगा तब ओपन होगा। बट सर कब, वी रियली डोंट नो। अगस्त में कोई चांसेस नहीं है इन वेस्ट बंगाल, इट इज क्लियरली गिवन बाय आवर स्टेट गवर्नमेंट। में अगर सिचुएशन सही रहा तो हो सकता है कुछ, नहीं तो दिवाली के बाद, क्रिसमस के बाद, हैप्पी न्यू ईयर के बाद, आई डोंट नो। बट सर तो एजुकेशन सिस्टम का ऐसे ही चलेगा? आई थिंक ऐसे ही चलेगा। तो गाइज आई थिंक आप लोग अकस्टम्ड हो गए हो, आप लोग शायद क्लासरूम टेक्निक से ज्यादा अकस्टम्ड अभी ऑनलाइन पे हो गए हो। आई थिंक सो, मतलब लॉकडाउन के शुरुआत के टाइम पे जैसा था और अभी जैसा, आई थिंक देयर इज अ मैसिव चेंजेस। मतलब उस टाइम पे आप लोग का माइंडसेट क्या था कि यार चल ये तो टेम्पोररी, एक महीना कर लेते, एक महीना नहीं होता था, 14 डेज करके होता था लॉकडाउन, 14 दिन, फिर 30 दिन ऐसा करके। आई थिंक आप टेम्पोररी शब्द को हटा के आप लोग अभी परमानेंट कर लियो कि अभी कुछ सीखना है। नॉट ओनली आईसीए, इन फ्यूचर कोई भी कोर्स अगर सीखना है तो सर वही ऑनलाइन भी सीखना होगा। और इंडिया में आज ऐसे ही हो रहा है, सीए, सीएस, सीएमए, आईएएस, आईपीएस, आई थिंक सारा कोचिंग अब ऑनलाइन ही हो रहा है। तो क्लासरूम से हट के हम लोग एजुकेशन घर पे आ रहा है। गाइस, यू आर यू वेलकम दिस काइंड ऑफ चेंजेस और नॉट? क्या आप लोग इस चेंजेस को वेलकम कर रहे हो, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन को? मतलब क्लासरूम के हट के बेडरूम में आ गया, स्कूल कॉलेज समथिंग लाइक दैट। सर पहले बात तो कोई ऑप्शन है नहीं, वेलकम करना पड़ेगा। मैं खुद सीए स्टूडेंट हूं, तो मैं खुद मैंने खुद मैं बताऊंगा कि आई ऑलवेज अप्रिशिएट एंड वेलकम। क्योंकि ये जर्नी आने जाने में, टाइम मैनेजमेंट में इतना टाइम लगता है ना, बेसिकली टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होता है। क्लासरूम मतलब गैदरिंग, हंसी मजाक, सामना सामनी, एक्सप्रेशन देखना, ये एक एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज बहुत है। आप ट्रैवल करके जाओगे 2 घंटे ट्रेन का ट्रैवल, फिर उसके बाद आपका टायर्डनेस, कोलकाता का मौसम गर्मी है, गर्मी के टाइम, बारिश के टाइम सोच के देखो, घर पे आराम से बैठो, खाते खाते पढ़ो, तकिया चद्दर लेके पढ़ने बैठो, कौन देखने जा रहा है भाई, क्लास करने से मतलब है। तो आई थिंक वी शुड अकस्टम विद दिस काइंड ऑफ टेक्निक। धीरे धीरे ये चीज आपके पास आ जाएगा और आई थिंक आप लोग इसको अकस्टम हो जाओगे। एनीवे, हम लोग इसी को वेलकम करते हैं। तो दोस्तों जो बोल रहा था वो ये था कि आज फाइलिंग बोलो, इनकम टैक्स फाइलिंग बोलो, पढ़ाई बोलो, काम बोलो, सब ऑनलाइन हो रहा है। ऑफिस कल्चर भी बहुत कम हो जा रहा है। तो लेट्स सी हम लोग कैसे इसको वेलकम करते हैं और कैसे इसको चेंज को अपनाते हैं। चेंज को अपनाना पड़ेगा बिकॉज वी मस्ट हैव द प्रोएक्टिव, हम लोग को प्रोएक्टिव बनना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे उन लोग से जिन लोग का क्या नहीं है, जिन लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। इनको हम लोग बोलते हैं नो रिकॉर्ड। क्योंकि आज हम लोग का जो मोहल्ले का जो किराने का शॉप है, जो कपड़ा का दुकान है, जो बंदा मोबाइल फोन बेचता है, मोबाइल फोन रिचार्ज करता है, उनको जाके पूछना भाई तू रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो बोलेगा नहीं भाई वो कैसा होता है, कोई अकाउंट में बट फाइल करता हूँ। बट एक बात कन्फर्म, वो बोलेगा हाँ मेरा जीएसटी रिटर्न भी जाता है, मैं इनकम टैक्स फाइल भी करता हूँ, वो दिखा देगा आपको। लेकिन सर व्हाट इज अ टैली, पूछोगे, बोले क्या पूछ रहे हो, होता क्या है? तो समथिंग लाइक दैट। आप लोग पहले बोले मेरा सिचुएशन समझ रहे हो, जब तक सिचुएशन के साथ आप खुद रिलेट नहीं कर पाओगे आपको मजा नहीं आएगा। बिकॉज ये जो भी टॉपिक मैं आज बात करने जा रहा हूँ, एक भी टॉपिक सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है, एक भी टॉपिक किताब ओरिएंटेड नहीं है, एवरीथिंग मैं प्रैक्टिकल लाइफ से उठाऊंगा। सारा मुद्दा जो होगा आई विल पिक फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ का सिनेरियो, एक उठाऊंगा, डिस्कस करूंगा, फिर आगे देखेंगे कैसे क्या होगा नहीं होगा ऑल दैट। तो बात आज हो रहा है किन लोग का? नॉन अकाउंटिंग वालों का, सॉरी नो रिकॉर्ड वालों का। नो रिकॉर्ड मतलब जिसका कोई ढंग का रिकॉर्ड ही नहीं है, जिससे कोई ढंग का रिकॉर्ड ही नहीं है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आपको क्या लगता है जो बंदा रिकॉर्ड टैली में मेंटेन करता है वो रिकॉर्ड कंप्लीटली मेंटेन करता है, गलती उससे भी होता है? क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है कि जो बंदा टैली या जो बंदा क्विक बुक्स, एस, बिजी, ये सब सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं, आपको क्या लगता है वो लोग सब जेन्युइनली रिकॉर्ड करते हैं कि गलती उन लोग से भी होता है? आपको क्या लगता है वो लोग, मतलब व्हाट योर गट फीलिंग सेइंग? सर उन लोग का भी गलती होता है, उन लोग से भी इनकम्प्लीट होता है। ऐसा नहीं कि वो लोग एकदम पूरा डायमंड तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, नथिंग लाइक दैट। उन लोग से भी गलती होता है, उन लोग से भी छूट जाता है। तो वो सारा रिकॉर्ड जो होगा
उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कैसे सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड? मैं आपको दिखा रहा हूं। यस, महीना क्रिएशन वाला बोलो, जो भी मेरे पास जितना सारा पार्टी है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, जिसका मैं अकाउंट्स देखभाल करता हूँ, जिन लोग का फुल टाइम मैं देखता हूँ, जिन लोग का अकाउंट्स वगैरह ऑल दैट, तो उन लोग का बैलेंस शीट आप ओपन करोगे तो पहले आप देखोगे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, ऐसा कुछ नजर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है। तो ये जो रिकॉर्ड, ये जो सिचुएशन है, इसका तरीका अलग होता है कि पहले टैली को रिकॉर्ड को कंप्लीट करो, फिर वहां से बैलेंस शीट के ड्राफ्ट करो। ये इजी है, लिटरली मेरे लिए ये इजी होता है, बिकॉज यहाँ पे पेपर मिल जाता है। आज शायद कोई गलती से कोई एंट्री छूटने के लिए मिसिंग आ रहा है, पर इसका पेपर मिल जाता है। लेकिन चैलेंजिंग होता है इन लोग का जिससे कोई पेपर नहीं होता है, मतलब जो ढंग से आपके पास कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं कर पाते, चैलेंजिंग उन लोग के लिए होता है। तो सीखना सर इन लोग के लिए कि ये लोग का चैलेंजिंग हम लोग कैसे डील करेंगे, हाउ टू डील विद ऑल सच चैलेंजेस, जो ये लोग अभी डील कर रहा है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग इट? यस, नो? तो आज आने वाला Yes, sir. क्लास का जो टॉपिक होगा दैट इज टोटली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सर यहाँ पे दिमाग एकदम पूरा मेंटोस की तरह दौड़ना चाहिए, क्योंकि कोई रूल नहीं है यहाँ पे, नो रूल। जहां से डॉक्यूमेंट्स मिला उठा लो, उठा के बैठाओ, एक ढंग बने इस तरीके से। तो एक चीज मुझे बताओ, जिसका कोई पेपर नहीं है तो उसका रिकॉर्ड कभी जेन्युइन बन सकता है कि एजम्पशन करना पड़ेगा? आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? जिन लोग का ढंग का पेपर नहीं है, जो लोग पेपर वर्क नहीं करते हैं, तो वो लोग का जो अकाउंट्स होगा, क्या वो अकाउंट्स जेन्युइन होगा कि एजम्पशन होगा? एंड द आंसर इज एजम्पशन होगा सर। जेन्युइनिटी का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप पेपर दे नहीं रहे हो, तो एजम्पशन करना होगा। बट एजम्पशन इस तरीके से करना है ताकि जेन्युइन लगे। एजम्पशन इस तरीके से करना होगा ताकि जेन्युइन लगे। जेन्युइन मतलब अगर ये पीएल बैलेंस शीट कल बैंक को सबमिट करना पड़े, बैंक वाला अगर लोन के लिए बुलाए या कोई डिपार्टमेंट अगर आपको बुलाए, तो बैलेंस शीट पीएल देख के डिपार्टमेंट कन्विंस हो जाए, यस इट कैन बी हैपेंड। आई रिपीट गाइस, बैलेंस शीट पीएल देख के डिपार्टमेंट को यह समझ में आया कि यस इट कैन बी हैपेंड, ऐसा हो सकता है, ऐसा डिपार्टमेंट को लगना चाहिए। एजम्पशन उस तरीके से करना है। तो सर आज के आप लोग हम लोग को सर एजम्पशन करना सिखा रहे हो? यस, नो, आंसर इज यस। आप लोग को मैं एजम्पशन करना सिखाऊंगा कि कैसे वैलिड एजम्पशन बोलते हैं। तो जो जो पार्ट में गाइडलाइन में आप लोग को सर शेयर करूंगा, प्लीज वो गाइडलाइन आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा नोट डाउन। एंड आपके मन में कहीं भी कोई भी डाउट्स परेशानी रहे, मतलब जब तक मन में सुकून ना मिले कि हाँ आई एम कन्विंस्ड, तो तब तक आप क्वेश्चन करते रहो। ठीक है अंकित, वीडियो देख लेना। Okay, sir. आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, Yes, sir. कोई बिना समझ के ईएफ मत करना, बिकॉज ये फुल एन एजम्पशन। अगर आप मेरा एजम्पशन पे हाँ बोल रहे हो, पूरा क्लैरिटी अगर नहीं है, तो प्रैक्टिकली आप फंसोगे, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो क्लैरिटी पूरा ले लेना। मुनमुन जो रिटर्न फाइल करने जाएगा उसको बनाना पड़ेगा। अगर सपोज मान लो नेक्स्ट टाइम से अंकल आपको दिया, मतलब पापा आपको दिया बनाने के लिए कि भर दो, तो ये चीज तुम्हें बनाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन पापा से लेके आपको बनाना पड़ेगा। तो जो फाइलिंग करने जाएगा वो बनाएगा। ये करने के बाद आज ITR 4 का क्लास में जो लोग था, उन लोग को पता होगा क्या क्या चाहिए ITR 4 के लिए। संजू, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए ITR 4 भरने के लिए? संजू, सोमेन, जो लोग थे आज सुबह क्लास में, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन? स्वीटी, आप नहीं थी आज ITR 4 के क्लासेस में। सर पहले क्या चाहिए? सेल चाहिए, टोटल टर्नओवर चाहिए, उसके बाद नेट प्रॉफिट, फिर टोटल अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वेरिएबल सोमनाथ स्टॉक एंड कैश बैंक बैलेंस। और उससे पहले बनाना पड़ेगा ना। तो आइए सर, आप लोग बोलो कहां से स्टार्ट करोगे, पीएल से कि बैलेंस शीट से? आप लोग जो भी बोलो, स्टार्ट तो पीएल से ही होता है। ठीक है, तो आइए पीएल से स्टार्ट करते हैं। यस शोभिक, वेरी गुड, याद रखे हो, सुपर्ब। ठीक है, तो आइए हाउ टू फिल द पीएल। पेपर पेन है सबके सामने, नोटेशन लेते रहना। अब आपको समझ में आएगा Yes, कि sir. हम लोग जो जो सीखे ना बचपन से, ये फाइनल अकाउंट्स बनाना, ये बनाना, वो बनाना,
सर उसको कुछ काम पे नहीं आता। असली मजा तो इस चीज में है जहां पे हम लोग को सोचने में मजबूर करता है। ये जो आइटम है आप लोग को ऐसे ही प्रेजेंट करना है, प्लीज अब देख लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड शेड्यूल। बहुत लोग इसको नोट नंबर भी देते हैं, आप शेड्यूल भी दे सकते हो, और एक्सपेंसेस के नाम पे आप दे सकते हो हम लोग क्या क्या आइटम लिखे। तो कैसा भी पार्टी हो आपका, करोड़ों अरबों का पार्टी हो या लाखों रुपए का क्लाइंट हो, मतलब क्लाइंट का टर्नओवर, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्नओवर दोस्तों, इंफॉर्मेशन तो इतना ही रहेगा। पीएल का जो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है दोस्तों यही रहेगा। तो ड्राफ्टिंग करने से पहले आप एक बार थोड़ा सा आंख मिला लो इसके साथ कि पीएल में क्या क्या आइटम हो सकता है। तो सबसे पहले जो पीएल का जो आइटम है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, मतलब ये है सेल। ये क्या होगा, ये होगा सेल। अदर इनकम मतलब क्या है सर? सर आपको पता होगा, आप जब बचपन से, मतलब अकाउंट्स का बचपन का बात कर रहा हूं, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह आप देखे होंगे तो आपके पास क्या मिला था सर? आपके पास इंटरेस्ट इनकम था, आपके पास रेंट इनकम देखने को मिला था, डिविडेंड इनकम देखे ना, इनडायरेक्ट इनकम बोल के, डिस्काउंट रिसीव्ड। आप लोग पीएल में सब आइटम देखे हो ना, वो सारा चीज को आप इधर डाल देना, अदर इनकम। वो सारा चीज जो था वो कहां डाल देना होगा आप लोग को? अदर इनकम में डाल देना होगा। तो इनकम में भैया तो ये दोनों ही हो जाएगा, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, जो भी बैड डेट रिकवरी वगैरह। बट सिर्फ बैड डेट रिकवरी किताब में मिलता है, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली अगर कोई बैड डेट रिकवरी हो जाएगा तो प्रसाद वगैरह चढ़ाएगा मंदिर में, यार मेरा खजाना मिल गया। ठीक है, जोक सपट गाइस। चलो तो नेक्स्ट क्या है? परचेस। और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कैसे है पता है? ये 2 नंबर का जो आइटम है ये है आपका ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। तो गाइज ये ऑलवेज नेगेटिव फिगर आने का चांसेस है, क्योंकि चेंजेस इन इन्वेंट्री में हम लोग ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं। ओके, चेंजिंग इन इन्वेंट्रीज में ऑलवेज याद रखना हम लोग ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकंड ना। ठीक है, ओके। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अच्छा, फिनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है? फिनेंस कॉस्ट का मतलब है, ये शेड्यूल 15 में हम लोग देखेंगे कि फिनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, इसके अंदर क्या क्या आएगा? दैट विल बी कमिंग अंडर 16। आप लोग का फेवरेट डिप्रिसिएशन, एंड फाइनली अदर एक्सपेंसेस विल बी कमिंग अंडर 17। सर हम लोग भी ऐसे शेड्यूल मेंटेन करेंगे? आंसर इज यस, ऐसे ही आप लोग शेड्यूल मेंटेन करोगे। ठीक है, तब आगे बढ़े, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करें। देखो, मेरा जो एक्सेल शीट है इसमें कुछ चेंज मत करना, मतलब ये डिस्प्ले ओनली। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बोर्ड का जो शीट है ना, ये डिस्प्ले ओनली। ये ऑल्टर होगा जब शेड्यूल में जाकर चेंज करोगे। तो शेड्यूल में पहले आपको लिखना पड़ेगा सेल। अब हम लोग देखेंगे सेल्स कहां से आएगा। तो पहला मैं कंडीशन आपको दे रहा हूं, सर क्लाइंट का जीएसटी है। ऑप्शन नंबर 1, आपका क्लाइंट के पास जीएसटी रिटर्न है, आई मीन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आइदर रेगुलर और कॉम्पोजिट, बट आपका क्लाइंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो मुझे बताया जाए कि सेल्स फिगर में कहां से लेके आऊं। सर मेरा क्लाइंट के पास जीएसटी रिटर्न है, मतलब जीएसटी का नंबर है, जीएसटी नंबर है। मुनमुन, क्या आप लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हो? डू यू हैव जीएसटी नंबर? वेरी गुड। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो ये सबको पता होगा, रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटी में। और रेगुलर केस जो होता है वो हम लोग का जीएसटी 1 या फिर जीएसटी 3B ये फाइल करना पड़ता है, 3B एंड 1 दोनों फाइल करना पड़ता है। तो अगर आप रेगुलर हो तो आप जीएसटी रिटर्न से ये अमाउंट लेके आओगे, जीएसटी रिटर्न से अमाउंट लेके आओगे। कहां से लेके आएंगे सर? जीएसटी रिटर्न से लेके आएंगे। सर कौन सा वाला? जो जेन्युइन है। देखो 1 3B का फिगर मैच करना चाहिए कायदे से, ये सर नो।
जो लोग जीएसटी क्लास कर चुके हो, कर रहे हो, उसको पता होगा कि 1 का फिगर एंड 3B का फिगर कायदे से मैच करना चाहिए। तो हम लोग 1 3B है कोई से भी ले लेंगे। लेकिन सर मेरा जीएसटी नंबर है बट कॉम्पोजिशन स्कीम है, रेगुलर नहीं है, तो मेरा 1 3B नहीं होगा, जीएसटीआर CMP 08 होगा। तो CMP 08 का टोटल मतलब पूरा साल में जो जीएसटी रिटर्न आप भरे हो उसका टोटल अमाउंट आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। आई रिपीट, जीएसटी रिटर्न में जितना अमाउंट आप शो करोगे उतना अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ना तो 1 रुपए कम ना तो 1 रुपए ज्यादा। पहले हम लोग मैनिपुलेट कर सकते थे, बट आज के डेट में आपका क्लाइंट के पास अगर जीएसटीएन नंबर है तो क्लाइंट को बोलिएगा रिटर्न का टोटल और इनकम टैक्स का टोटल दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों में मिसमैच होगा तो आप बुरी तरीके से फंसोगे। अभी नहीं, 2 साल बाद पक्का नोटिस आएगा ही आएगा आपके पास, और नोटिस में एक ही चीज पूछा जाएगा, भाई झूठ कहां बोल रहे हो, इनकम टैक्स वालों के पास झूठ बोल रहे हो कि जीएसटी वालों के पास झूठ बोल रहे हो। क्योंकि आपका सेल का जो फिगर है वो जीएसटी पे भी अपलोड है और वही सेल आप पीएल में डाल रहे हो। अब दोनों में अलग अलग सेल फिगर दिख रहा हो, जीएसटी वालों को अलग सेल बता रहे हो, इनकम टैक्स वालों को अलग सेल बता रहे हो। तो भाई लोग तो एक ही सवाल पूछेगा आपसे कि झूठ कहां बोल रहे हो, एक जगह तो पक्का आप झूठ बोल रहे हो ना। गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? गाइस आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं? तो ये सेल्स का फिगर कहां से लेना होगा? कम ऑन यार, सेल्स का फिगर कहां से लेना होगा? सर आई विल टेक इट फ्रॉम जीएसटी रिटर्न, विल टेक इट फ्रॉम जीएसटी रिटर्न। रेगुलर है तो रेगुलर, कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन, 1 से भी लो, 3B से लो, CMP 08 से लो, जो जेन्युइन है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। अरे मोहसिन भाई रुको ना यार, आ रहा हूं आ रहा हूं, एक बात खत्म तो करने दो यार। तुम अगर नहीं बोलते तो बात कर नहीं बताएंगे, इतना दिन से क्लास कर रहे हो मेरे साथ, पता ही नहीं है तुम्हें। गाइस कंफर्म में प्लीज, ये जीएसटी रिटर्न वाला बात समझ में आके नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दूसरा है, रुको खत्म नहीं हुआ ये, रुको यार। सपोज मान लो आपका क्लाइंट का टोटल टर्नओवर जो है वो मान लो 65 लाख है एज पर जीएसटी, ठीक है, और आपका क्लाइंट कभी बाहर सप्लाई किया ही नहीं है, सारा सप्लाई इधर है, तो सारा सप्लाई मान लो 12% पे होता है, तो ये आपका ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, ये जीएसटी रिटर्न का फिगर है, सबको दिखाई दे रहा है तो दोस्तों प्लीज, सबको दिखाई दे रहा है तो कम ऑन। अगर आपको सबको ये फिगर क्लियर हो रहा है तो मुझे बता दो कि सेल में कितना रिकॉर्ड करूं, 65 लाख कि इतना 72.8 लाख। पब्लिक बोले 65 लाख, ठीक है। जितना सारा स्टूडेंट है मेरे साथ सबको ये समझ में आ रहा है तो दोस्तों, मैं कोई ट्रेडिशनल बात नहीं बोल रहा हूँ क्लास में, ये सारा चीज मैं प्रैक्टिकल से उठा रहा हूँ जो होता है हम लोग के साथ। तो किसी को अगर कोई जगह में प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बोल देना कि सर दिस इज द एरिया प्रॉब्लम, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है, एक बार फिर से बताइए, समथिंग लाइक दैट। एज पर जीएसटी रिटर्न मेरा सेल रिपोर्ट हुआ है 65 लाख, यूनिफॉर्म ले रहा हूँ, और मेरा रेट ऑफ जीएसटी है 12%। तो आपको पता है सेल्स पे जीएसटी भी हम लोग भरे होंगे, तो हम लोग का आउटपुट सीजीएसटी पूरा साल का 3,90,000, एसजीएसटी भी 3,90,000, और टोटल मेरा हो रहा है जीएसटी को लेके इट्स 72,80,000। महिमा जी ये बात हम बोलना चाह रहे हैं कि 65 लाख मेरा टैक्सेबल वैल्यू है और ये दोनों मिला के मेरा सेल्स का वैल्यू हुआ, आई मीन टोटल वैल्यू ये आया 72-80 लाख, मतलब जीएसटी मिला के। हम लोग अभी जीएसटी का फाइल नहीं कर रहे, हम लोग अभी इनकम टैक्स का फाइल करने जा रहे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, राइट नाउ वी आर नॉट फाइलिंग एनी जीएसटी, वी आर फाइलिंग इनकम टैक्स। हम लोग अभी क्या फाइल कर रहे हैं? इनकम टैक्स का फाइल कर रहे हैं। तो अगर मैं इनकम टैक्स का फाइल करने जाऊं तो क्या मैं 65 लाख अपलोड करूं कि 72 लाख अपलोड करूं? दैट इज माई क्वेश्चन।
समझ में आया मैडम? अच्छा, पब्लिक बोल रहा है 65 लाख, कोई 72 लाख भी लिया है। अब तुम बोलोगे सर ये एक तो छोटा सा चीज के लिए आप क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? आगे तो आप बढ़ सकते हो, बट आपको पता नहीं क्या मजा आता है सब डिस्कस करने में इतना डिटेल में। सुनो, दरकार है इसलिए मैं करता हूँ। तो सिचुएशन ये है सर, हम लोग जब लोन के लिए आपको एमएसएमई पता है ना? एमएसएमई अभी आत्मनिर्भर एमएसएमई काफी पॉपुलर है। ओके, सो आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट आपको पता होगा कि जहां पे एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी को पता है वो लोन का सैंक्शन अमाउंट कितना हो रहा है मार्केट में मोरलेस? तो बैंक वाला सैंक्शन कितना कर रहा है लोन? आप सुने हो ना, ऐसा नियम आया है, सुने हो ना इंडिया में? न्यूज में तो सुने होंगे, मोदी जी का भाषण तो सुने होंगे उस टाइम पे कि आत्मनिर्भर बनो, बहुत लोग मीम्स भी बना रहा था आत्मनिर्भर को लेके। तो वो क्या था कि एमएसएमई सेक्टर में जो लोग आएगा उन लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए उन लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द बैंक, मतलब गवर्नमेंट ही देगा फ्रॉम द बैंक। 5 साल का लोन आपको रिपेमेंट हो जाएगा, 4 साल से बाद मतलब 1 साल बाद सबको रिपे करना पड़ेगा, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह था। तो जो क्लाइंट लोन के लिए इतना तामझाम करेगा ना, लोन का नियम है कि आप जितना सेल दिखाओगे उसका 1/5, उसका 1/5 तक का लोन सैंक्शन होगा। उसका 1/5 तक का लोन सैंक्शन होगा जितना आप सेल दिखाओगे। तो अगर मैं इसका 1/5 करूं, 1/5 होगा 20%, तो अगर मैं इसका 1/5 करूं इसका, तो मेरा कितना लोन के लिए एलिजिबल मैं हो रहा हूं? इतना। और अगर मैं इसके लिए अगर मैं जाऊं तो मैं कितने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा? ऑब्वियसली ज्यादा अमाउंट के लिए हो जाऊंगा, इतना। तो आप बोलो बिजनेसमैन हो तो आप कौन सा अमाउंट लोन चाहते हो? ये वाला चाहते हो कि ये वाला चाहते हो? आप क्या चाहोगे, लोअर अमाउंट की हायर अमाउंट? ऑफ कोर्स सर, ऑलवेज ज्यादा ही चाहिए, ऑलवेज हम लोग को ज्यादा ही चाहिएगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ क्वेश्चन इज अराइजिंग, आपको हायर अमाउंट लोन तभी मिलेगा जब आपका सेल बढ़ेगा। आपका हायर अमाउंट तभी लोन मिलेगा जब आपका सेल बढ़ेगा। मैडम हम लोग का लोन जितना सेल होता है उसका 1/5 मिलता है हम लोग का लोन अमाउंट ग्रांट होता है। तो आज अगर मैं इतना सेल मान लूं तो मेरा लोन होगा इतना, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन। और अगर मैं इतना मान के चलूं तो मेरा लोन हो सकता है इतना। तो सेल का 1/5 के ऊपर लोन अमाउंट ग्रांट होता है। तो जितना मेरा सेल बढ़ेगा उतना मेरा लोन का एलिजिबिलिटी भी बढ़ेगा, फैक्ट है। जिसका करोड़ के ऊपर चला जाएगा उसका एलिजिबिलिटी और बढ़ेगा। इतना तो कॉमन सेंस है ना आपका कि जो जितना वजनदार होगा उसकी एलिजिबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा। आपका पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपए है और मेरा पर मंथ सैलरी 20,000 है, दोनों क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, किससे क्रेडिट लिमिट ज्यादा मिलेगा? ऑफकोर्स आप ही को मिलेगा जिसका सैलरी 1 लाख है। आपका क्रेडिट कार्ड स्टार्ट ही होगा 2 लाख का लिमिट से, मेरा मार काट के 25,000 का लिमिट से स्टार्ट होगा। ये सब जानते हो ना, ये सब चीज देखो, जब तक ये सब चीज रिलेट नहीं कर पाओगे ना ये सब मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये सब काम होता ही ये सब चीज के लिए। लोग ये सब मैनिपुलेशन करना, फाइल करना, ये लोग करते ही ये सब चीज के लिए। ये आईसीए का एग्जाम पास होने के लिए लोग ये सब नहीं करते हैं, जोक्स अपार्ट। ओके, लोग करते ही है मैनिपुलेशन करने के लिए कि मार्केट से ज्यादा मैं एलिजिबिलिटी शो कर पाऊं, मैं ज्यादा बैंक से लोन विड्रॉ कर सकता हूं, तब जाके मेरा बात बनेगा, तब यू कैन क्लेम द फीस। आपका काम से अगर आपका क्लाइंट का 10 लाख का लोन सैंक्शन हो गया तो क्लाइंट आपको 1% दे ही सकता है। भाई लो, एक 1% तुम्हारा फीस है, मतलब 10,000 रुपये आप ले रख लो, तो 10,000 काफी होता है यार एक फाइल बनाने में, ऑफकोर्स काफी होता है। तो सीए बोलो, सीए बोलो, सीएस बोलो, लॉयर बोलो, उन लोग से पूछना सर आपको पैसा किसमें मिलता है? फाइलिंग करने में? वो लोग बोलेगा नहीं, प्रोजेक्ट बनाने में मिलता है। पूछ लेना कभी होगा जिंदगी में किसी के साथ अगर मुलाकात हो, पूछना कि भैया आप कभी प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्शन करते हो, तो वो क्या आंसर देते देखना। वो कभी सिखाएगा नहीं आपको कि प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, बट बोलेगा फायदा तो उसी में है, बस उसमें फीस परसेंटेज में मिलता है।
आपको क्या लगता है इनकम टैक्स रिटर्न पे साल में एक बार होता है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साल में एक बार फाइल करके सारा मतलब पूरा साल उस पैसे से गुजारा करेगा? नथिंग लाइक दैट। रिकरिंग बेसिस पे एक काम करना होता है, तो ये सब काम होता है हम लोग का, फाइल बनाना, फाइल रेडी करना, एलिजिबिलिटी इंक्रीज करना, डिक्रीज, समथिंग लाइक दैट। तो आप बोलो मैं सेल कैसे बढ़ाऊं? दो तरीका है, तो पब्लिक को सेल बढ़ जाएगा। सर मेरा फाइल क्लोज हो चुका है, तो सेल कैसे बढ़ाऊं? तब जाके लोग जब दिखाता है बहुत सारा रेपुटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन लोग से मैं सिखाऊं ये सब चीज। ये सब मैनिपुलेट मेरा दिमाग का काम नहीं है, मैं उन्हीं लोग को सिखाऊं कि कैसे लाइव मतलब फाइल को कैसे बढ़ाया जाता है। तो वही लोग आइडिया दिया था कि जब सेल रिकॉर्ड करोगे तो जीएसटी जोड़ के करोगे। वेट, जिसके मन में क्वेश्चन आया वेट, मेरा बात थोड़ा सुन लो, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करना। वो लोग बोलते हैं कि पूरा जीएसटी लेके सेल रिकॉर्ड करो, पूरा जितना जीएसटी है उतना ले। मतलब सर आप चाहते हो कि 72,000, हाँ आप पूरा सेल में 72,000 रिकॉर्ड करोगे, राइट? बट इतने से काम नहीं बनेगा। सर आपका अगर 65 लाख का सेल हुआ है तो आप तो 40 लाख के आसपास परचेज भी तो किए होंगे, कि खाली सेल ही किए होंगे? कम ऑन यार, बहुत ही स्लो बैच हो भाई। 65 लाख का अगर सेल किया तो 25 भी तो हुआ होगा ना मेरा, तो 25 पे भी तो मेरा जीएसटी लगा होगा। कम ऑन यार, कम ऑन, मेंटस वाला दिमाग अप्लाई करो। तो सर उसमें भी तो जीएसटी लगा, तो सर जब परचेस रिकॉर्ड करोगे तब भी ये दोनों जोड़ के रिकॉर्ड करना। मतलब परचेस में 40 लाख रिकॉर्ड मत करना, परचेस में 44 लाख रिकॉर्ड करना। अब आप एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा सर यहाँ पे, सर आप तो अकाउंट्स का पूरा तो इधर उधर कर दियो। सर कुछ मैं इधर उधर नहीं किया हूं, अकाउंट जैसा था वैसा ही है। ए जीएसटी का सेटअप किसके साथ क्या होता है? आउटपुट के साथ इनपुट सेटअप होता है। तो जीएसटी में तो ही होता है, आउटपुट के साथ इनपुट सेटअप होता है। अरे पिंकी जी, जीएसटी नंबर ना हो, आएंगे आएंगे। अभी यस सर। जीएसटी जिसका है उसका तो पहले समझा लो यार। तुम लोग का ना ऑलवेज ना क्रॉस क्वेश्चन रेडी रहता है, रेलेवेंट टॉपिक से बाहर हटके। अभी जिसका जीएसटी है पहले मैडम उसको तो पहले समझो। जीएसटी जिसका नहीं है, मैं आ रहा हूँ उसके पास, वो बेचारा है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसका मैनिपुलेशन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो कोई बैंक एंटरटेन करेगा, ना तो कोई डिपार्टमेंट एंटरटेन करेगा। वो फाइल देख के रिजेक्ट करेगा, बोलेगा भाई तू जीएसटी के अंदर नहीं है तो तेरा फाइल लेके क्या करूं। फैक्ट है, मेरा बात यकीन ना हो तो किसी से पूछ के देखना। बैंक पहले ही पूछेगा आपका जीएसटी सर्टिफिकेट दिखाइए, एमएसएमई सर्टिफिकेट दिखाइए, तब वो बात करेगा। तो आप बोलोगे जीएसटी नंबर है ही नहीं तो मैनिपुलेट मत करो, आप फाइल करो ना करो, गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आउटपुट और इनपुट ये दोनों को लेस करके ही ना हम लोग करते हैं ना, ये दोनों को लेस करके तो टैक्स पे करते हैं। तो आउटपुट में हम सेल्स के अंदर आउटपुट डाल दिए और परचेस के अंदर हम लोग इनपुट डाल दिया। आपको नहीं लगता इक्वेशन मेरा सेम ही रहा? आप जीएसटी में टैक्स को अलग एडजस्ट किए हो, आउटपुट माइनस इनपुट किए हो, राइट? और इनकम टैक्स में मैं सेल के साथ जोड़ के कर रहा हूं, तो मैथमेटिक्स तो मेरा टैली कर ही जाएगा ना। जैसे मैं सेल्स के साथ आउटपुट जोड़ा, परचेस के साथ तो मेरा इनपुट भी तो मैं जोड़ा। और सेल्स और परचेस तो डेबिट क्रेडिट में रहता है, ये क्रेडिट साइड में रहता है, ये डेबिट साइड में रहता है। तो मैथमेटिकली मैं गलत कहां हूं बोलो? खाली मैं प्रेजेंटेशन अलग से किया। तो लोग ऐसा प्रेजेंटेशन करते हैं। प्लीज डियर सर, डियर मैम, पिंकी मैडम, पहले आप सोचो जिसका जीएसटी है वो कैसे करेगा। जो लोग का जीएसटी नहीं है उन लोग का मार्केट में कोई इज्जत नहीं है। मतलब मैं बैंक के हिसाब से बोल रहा हूँ, बैंक उसको मतलब भाव ही नहीं देता। लिटरली बैंक बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल, डायरेक्ट मुंह में बोल देगा आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ये नहीं है, आपको कैसे मैं अफोर्ड करूं, देगा ही नहीं। तो यू हैव टू बी अ जीएसटी रजिस्टर्ड कस्टमर। इसलिए चाहते हुए ना चाहते हुए भी हम लोग को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जब तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तब तक आपको कोई ग्रांट ही नहीं करेगा। इसलिए मैं बात करूंगा जीएसटी जिसका नहीं है उन लोग को भी फाइल करना सिखाऊंगा, बट जो लोग का है पहले उसको देख लो। मॉसिन सेल्स का फिगर के साथ क्या मैं आउटपुट टैक्स जोड़ा हूं? ये सेल्स के अंदर खाली सेल्स है कि आउटपुट टैक्स भी है? ये सेल्स के साथ आउटपुट टैक्स भी है तो, और परचेस के साथ मेरा इनपुट टैक्स भी है। तो सेल्स और परचेस तो इनवर्स रिलेशनशिप में है ना। तो आप जैसे आउटपुट माइनस इनपुट अलग से किए हो, यहाँ पे मैं परचेस सेल के साथ में कर रहा हूं, क्योंकि सेल्स माइनस परचेस इक्वल टू योर प्रॉफिट और आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू योर टैक्स प्रॉफिट एंड ऑल दैट। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बहुत ही पॉपुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंगलोर का, उन्होंने मुझे सिखाया था ये वाला टेक्निक
कि हम लोग इस तरीके से सेल्स को बढ़ाते हैं। खास करके जब टेंडर कॉल होता है, मैं और डिटेल में बता रहा हूँ, जिन लोग का टेंडर में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, टेंडर का क्राइटेरिया होता है कि टेंडर अमाउंट का 1/5 आपका सेल होना चाहिए, तब जगह टेंडर हो, मतलब टेंडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मिले ना मिले वो तो बात का बात है, वो तो बिडिंग के बाद मालूम चलेगा, लेकिन पहले आपको ये तो प्रूव करना होगा कि आप टेंडर के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो उसके लिए टेंडर अमाउंट जितना होता है उसका 1/5 आपका सेल होना चाहिए। मतलब 100 करोड़ का टेंडर है तो उसका 1/5, 20 करोड़ आपका टर्नओवर एनी हाउ पीएल में शो होना चाहिए। तो सेल अगर हुआ ही नहीं तो कैसे बढ़ाए? तो सेल के साथ जीएसटी अमाउंट का जोड़ दो, ऑटोमेटिक सेल बढ़ जाएगा। और जब सेल के साथ जोड़ूंगा तो 25 के साथ भी मैं जोड़ दूंगा। तो क्राइटेरिया मेरा 25 के ऊपर नहीं है, क्राइटेरिया मेरा सेल के ऊपर है। तो सेल बढ़ेगा तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल। और ये सेल्स माइनस 25 इज इक्वल टू मतलब आउटपुट माइनस इनपुट ही हो रहा है। मैनिपुलेशन समझ में आया आप लोग का? शिव शंकर क्या क्वेश्चन है? तो जीएसटी और आईटी दोनों में ये अपलोड करना होगा ना, मतलब सेल्स प्लस। अबे पागल हो तुम, जीएसटी में क्यों ये दोनों? जीएसटी जीएसटी की तरह जाएगा, आईटी आईटी की तरह जाएगा। यार शिव, तुम बाहर बाइक लेके थोड़ा घूम फिर के आओ, फिर क्लास करो, तुम्हारा दिमाग जाम हो जा रहा है। जीएसटी में कब से हम लोग ये दोनों एक साथ अपलोड करने लगे? जीएसटी में तो टैक्सेबल वालों सीजीएसटी से अलग से अपलोड करना होगा। आईटी में ये फिगर मैं अपलोड करूंगा, और जब मेरा स्क्रूटनी होगा तब मैं बोल दूंगा मैं जोड़ के दिखाया हूं, बात खत्म। लाइबिलिटी जो था मैं दे दिया लाइबिलिटी, तो रॉन्ग कहां हुआ? जैसे मेरा सेल्स भी बढ़ा, मेरा परचेस भी तो बढ़ गया ना। आप बोलोगे सेल्स बढ़ गया तो मेरा इनकम बढ़ गया, अरे भाई कहां इनकम बढ़ गया? तुम्हारा परचेस भी तो बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है। तो भाई मिसमैच किस चीज के लिए होगा? जीएसटी अमाउंट के लिए ही तो होगा ना। तो उतना जस्टिफिकेशन है मेरे पास, उतना मैं गवर्नमेंट को बता सकता हूं कि सर मिसमैच इसलिए आ रहा है बिकॉज हम जीएसटी जोड़ के सेल दिखा है, छोड़ के नहीं। और इनकम टैक्स फोकस करते टर्नओवर के ऊपर, उसके अंदर टैक्सेबल इनवॉइस ऐसा नहीं बोला है। तो लॉ में फ्लू है, इसलिए मतलब लॉ में गैप है, इसलिए हम लोग इसका फायदा लेते हैं। भाई इतना डरोगे तो सब काम नहीं कर पाओगे, थोड़ा हिम्मत से सब काम आगे करना पड़ेगा। और खुद के पास अगर लॉजिक क्लियर है तो गो विद द टास्क। इतना डरोगे तो ये क्या पूछेगा वो क्या पूछेगा, सर इनकम टैक्स कभी नहीं कर पाओगे। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं। इस दुनिया पे ऊपर वाले के अलावा कोई चीज परफेक्ट नहीं है, तो आपको उसका फायदा लेना है। ये जो इम्परफेक्शन है ना हम लोग के सराउंडिंग, उसका फायदा लेना है। और ये सब टर्म मुझे कोई किताब पढ़ के सीखने को नहीं मिला, ये सब मार्केट में काम करते करते मुझे समझ में आया, नहीं तो मैं क्यों आप लोग का ये सब चीज शेयर करूंगा। तो अगर जीएसटी वाला कल मुझे पूछे कि जीएसटी और इनकम टैक्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो मैं बोलूंगा जीएसटी में मैं टैक्सेबल वैल्यू शो किया था और इनकम टैक्स में मैं दोनों जोड़ के दिखा दिया, बस बात खत्म। हाँ, इसके अंदर तुम और पानी मिलाओगे तो अलग बात है, तो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। मेरा एकदम प्लस माइनस होकर मैं मतलब टर्नओवर रिकंसिलिएशन जब मैं करूंगा एज पर जीएसटी और एज पर इनकम टैक्स में जीएसटी फिगर जोड़ते ही ये दोनों मैच कर जाएगा। ये फिगर में करके मैं अपलोड करूंगा। जीएसटी 9C में जगह आता है टर्नओवर रिकंसिलिएशन, वहां पे प्लस माइनस करने का ऑप्शन देता है। अब तुम अगर इसके अंदर बोलोगे नहीं और 5 लाख जोड़ दो, तो वो 5 लाख तुम जानो कहां से आया, उसको बाद जीएसटी तुम्हें भरना होगा। बट मेरा रिकंसिलिएशन पूरा मैच करेगा। जैसे इनकम टैक्स पूछेगा हम बोलेंगे सर इससे जीएसटी हटा दीजिए, जीएसटी के साथ मैच कर जाएगा। दैट इज अलाउड। बोलो आप किसके मन में क्या क्वेश्चन है, बोलो। किसको एकदम भी कुछ समझ में नहीं आया पहले बोलो बोलो, जिसको एकदम भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा बिंदास बोलो प्लीज, ऐसा कोई बात नहीं है। भाई बिंदास बोल डालो, मैडम बिंदास बोल डालो, कुछ अगर प्रॉब्लम है ये है बोल डालिए प्लीज। अरे पिंकी जी आप कहाँ इतना, ऐसे आया सेल का 20% लोन। शिव शंकर मोहसिन बोलो तुम लोग के माइंड में क्या क्वेश्चन है, बोलो। जो क्वेश्चन में पहले हम बोल देते, जो क्वेश्चन माइंड में आएगा बिंदास बोल डालो।
तो भाई आंसर तो मैं दे रहा हूं, तुम लोग ना हिंदी समझते हो ना इंग्लिश समझते हो, कौन से भाषा में बोलूं। ये है टर्नओवर एज पर जीएसटी, ठीक है। और ये टर्नओवर एज पर आईटी। अब नोटिस आया, क्या नोटिस आया मेरा कि भाई मैच नहीं कर रहे, यही तो हम उसको ये करेंगे कि मैच कैसे करेगा, इससे लेस करो सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। अमाउंट कितना है, 3,90,000 इक्वल टू भाई मैच किया, ये कैलकुलेशन करके मैं भेज दूंगा इनकम टैक्स को, ठीक है। अब इसके अंदर और मिलावट करोगे तो अपना रिस्क। मैं खाली जीएसटी अमाउंट को जोड़ा था, और कोई इधर उधर से फालतू अमाउंट नहीं जोड़ा था, खाली मुझे अमाउंट को बढ़ाने के लिए। यस गैस प्लीज, मेरे साथ अभी 30 से ज्यादा स्टूडेंट हो, खाली 7-8 जन रिस्पॉन्ड किए, बाद में लोग परेश, बोलो क्या डाउट है, मोहसिन डाउट पूछो। अच्छा क्लियर हो गया, फाइन। और कौन हो जो डाउट्स, पक्का क्लियर है आप लोग का, कहाँ इलॉजिकल लगा आप लोग बोलो। तो ये तरीका होता है हम लोग का, ये करना, क्या करना सर, बढ़ा देना। डन। जीएसटी लेस करने के बाद अमाउंट मैच नहीं होगा तो कोई आंसर दो, पिंकी का क्वेश्चन है, कोई आंसर दो। बोल रहे जीएसटी लेस करने के बाद मैच नहीं किया है तो, पिंकी जी आंसर मिल गया आपको, क्यों नहीं मैच होगा, क्योंकि हम तो जोड़े ही तो जीएसटी ना, और कुछ तो नहीं जोड़े ना। अब चीज को समझो, इक्वल अमाउंट ही तो हम जोड़े, अब इसके साथ कुछ एडिशनल आप जोड़ोगे तो फंसोगे आप। तो बार बार भी बोल रहा हूं कि अगर जीएसटी अमाउंट के अलावा और कुछ और जोड़ते हो तो आप जानो, रिस्क आपका है। हम लोग खाली फायदा लिए जीएसटी एन अमाउंट का। ये कितना अमाउंट है दोस्तों, 3,90,000, 3,90,000 मतलब टोटल 7,80,000। पिंकी जी हम लोग 7,80,000 का फायदा लिए यहाँ पे, और कुछ नहीं। 7,80,000 से सेल बढ़ा दिए यहाँ पे, तो मेरा सेल थोड़ा ज्यादा दिखे। तो आप बोलोगे सर ये तो 65 लाख था इसलिए इतना हुआ, एक जीरो और ऐड करो तो देखो तो कितने का फायदा हो रहा है, जस्ट ऐड 1 जीरो, आप देखो कितना का फायदा हुआ, 78 लाख का फायदा हुआ। अब किसी में 78 लाख बैठे बैठे अगर मिल जाए तो आपको नहीं लगता है कि ये अलग ही कुछ आपका सेल्स बढ़ जाएगा। एक सेकंड शिव जी, एक सेकंड।
ओके सॉरी, कॉल आ गया था, एक सेकंड। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? बोल रहा है कि सर सिर्फ लोन ज्यादा ग्रांट हो इसलिए फायदा लिए ना सर। सर नॉट ओनली लोन, लोन है, टेंडर है, जहां टर्नओवर क्राइटेरिया है उसके लिए फायदा है। मतलब जो चीज के लिए टर्नओवर मेरा क्राइटेरिया है कि टर्नओवर ज्यादा होगा तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, उसके लिए हम लोग ऐसे मैनिपुलेट करेंगे। तो मार्केट में मेरा दो ही चीज करने का मौका मिला था, एक लोन के लिए और एक टेंडर के लिए, तो हमने दो जगह ये फायदा लिए थे। ये छोड़ के और भी कहीं पे अगर टर्नओवर क्राइटेरिया हो तो हम लोग बढ़ा देंगे। मतलब जहां पे टर्नओवर ज्यादा होने से आपका वैल्यू बढ़ेगा, वहां आप ये चीज करो। गेटिंग माई पॉइंट? पूरा समझ में आया सबको? इस सेल फिगर में क्या लिखना है पूरा समझ में आया कि what will be the amount we are supposed to write over here, everything? गाइस अभी जीएसटी का बात करें, मोहसिन भाई लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी। जिनका जीएसटी नहीं है उतना माथापच्ची नहीं है, वो तो पूरा एजम्पशन होगा। ठीक है, पहले जीएसटी वाला बना लेते हैं बिकॉज जीएसटी में एजम्पशन भी ढंग से करना होता है, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, चलो मूव ऑन, आगे बढ़ू। अच्छा, अदर इनकम के अंदर क्या, अच्छा सेल्स में किसी का भी डाउट नहीं, आप लोग लिख लियो, जहां पे नोट डाउन करना था लिख लियो। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर हम लोग खाली ऐसे रुका सुखा डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट भी हाथ में उठाएंगे? आप लोग बोलो क्या चाहते हो? अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपको प्रोजेक्ट भी दे दूंगा। ऐसे रुका सुखा डिस्कस नहीं करेंगे। रुका सुखा मतलब वही खाली बोल के छोड़ दे रहे हैं, सर व्हाट अबाउट द अमाउंट, अमाउंट कहाँ मिलेगा, वेयर इज द जीएसटी रिटर्न? तो ठीक है, पहले सीख लेते हैं, उसके बाद दे देंगे आप लोग को जीएसटी और 1 3 का कॉपी, अदर्स चीज से कॉपी, ज्यादा अमाउंट ढूंढ ढूंढ के आपको लिखना पड़ेगा। पहले भरना सीख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द चांस टू शेयर विद यू द प्रोजेक्ट। दिल से बोल रहे हो? चलो, ये सब काम सीखने में आपको सच बोलो मजा आता है। हम जब स्टूडेंट थे तो मुझे भयंकर मजा मजा आता था। मतलब आई टोटली, मतलब आईपीसी पास करने के बाद मुझे एक ही मन था कि मुझे प्रैक्टिकल काम सीखना है एनी हाउ। अब मैं बात करूं 2014 का, 14 13 का, उस टाइम पे मुझे मतलब भूख चढ़ा था कि यार कुछ भी करने से प्रैक्टिकल सीखना है। मतलब पैसे में उल्टा देके सीखूंगा, ऐसा भी मेरे अंदर भूख चढ़ गया था कि काम करूंगा पैसे में उल्टा दूंगा, बट काम करने का स्कोप दीजिए मुझे। तो ऐसा आपके अंदर वो फीलिंग होना चाहिए, तब जाके ये चीज आपको पूरा ग्रिप पे आएगा। इफ यू वांट टू सेटल योर करियर इन अकाउंट्स फील्ड इन इंडिया, देन आप बोलोगे नहीं सर मुझे एमएनसी ज्वाइन करने ये सब चीज फायदा नहीं है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। बट आपको अगर देसी मार्केट में रहना है, इंडिया में देसी मार्केट संभालना है, तो भैया इसमें चैंपियन बनना पड़ेगा। अब सीएस लॉयर कुछ भी बन जाओ, जब तक ये नॉलेज ग्रैब नहीं करोगे आप संभाल ही नहीं पाओगे। यू हैव टू ग्रैब दिस नॉलेज। एनीवे, तो आगे बढ़ू। अदर इनकम में क्या लिखा? अच्छा स्वीटी, कंफ्यूजन है? तुम्हारे क्लाइंट के लिए कुछ काम का बात था इसमें कि नहीं था? जो तुम फाइल संभाल रहे हो अभी के लिए, कोई काम का बात था इसमें? सर मेरे को एक क्वेश्चन था आपसे। बोलो। सर ये जैसे आप बता रहे हैं फॉर्मेट, ये कंपनी फॉर्मेट में आपका पीएल अकाउंट है, बट उनका जिनका मैंने बनाया है उनका तो मैंने टी फॉर्मेट में बनाया है तो इसको और उनका कन्वर्ट कर हर दो, साल टी। क्या प्रॉब्लम है? कन्वर्ट ही तो करना होगा, खाली अमाउंट पिक करके डाल दो यहाँ पे। कागज ज्यादा होगा तो भाई सबको अच्छा लगेगा, इतना मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तब ज्यादा पेज प्रिंट करके तो उसको लगेगा कि तुम कुछ काम किए हो, और 3 पेज करके दोगे तो उसको लगेगा यार क्या काम किया है, समथिंग लाइक दैट। तो लोग ऐसे साइकोलॉजी पालते हैं, तो देख लेना। फॉर्मेट इज ओके, टी फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बोथ आर ओके, बट इट इज मच मोर देन डिस्क्रिप्टिव। ओके, तो गाइस मूव ऑन। आप लोग बोलो अदर इनकम के अंदर में एक बैंक इंटरेस्ट लिख दो, और क्या इनकम हो सकता है? कम ऑन यार, अप्लाई कॉमन सेंस। कमीशन, ओके कमीशन, और कुछ रेंट, ओके रेंट फाइन। लोग डिविडेंड बोला, डिविडेंड ओके फाइन, डिविडेंड ऑल्सो। और डिस्काउंट, डिस्काउंट 1 2 3 डिस्काउंट। ये भाई 1 2 3 कौन हो? ये 1 2 3 सर या मैम हो? कम से कम अपना नाम लिखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 2 3 यार। यार जब मीटिंग ज्वाइन करते हो अपना नाम लो, शुभ नाम लिख के आओ। 1 2 3, आपको 1 2 3 बोल के बुलाओ प्लीज, मुझे बहुत एम्बेसिंग लगता है यार। अच्छा, सैलरी नहीं आएगा देखो, सैलरी नहीं आएगा यहाँ पे प्लीज। ओके, सैलरी मत डालिए यहाँ पे। बिजनेसमैन को सैलरी कैसे मिल सकता है? देखो यू आर अ बिजनेसमैन, तो आपको सैलरी देना है, आपको सैलरी क्यों मिलेगा?
तो आईटी रिफंड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन एफडी आरडी, बहुत कुछ हो सकता है। तो एक लिस्ट बनाते हैं, अदर इनकम का लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाने का, आप चाहो तो क्लाइंट से चेक कर लो एक बार। मतलब ये होगा जरूरी नहीं है, बट होने का चांसेस भी है। तो पहले तो इंटरेस्ट इनकम है, बट इंटरेस्ट किसमें सर? इंटरेस्ट ऑन एफडी। ओके, अच्छा ये प्रोप्राइटर का बात कर रहा हूं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन आरडी। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, जो जो इंटरेस्ट हो सकता है। अच्छा, कमीशन, सेविंग्स का इंटरेस्ट भी हो सकता है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स। ओके, और क्या हो सकता है? रेंट, उसका भाड़ा मिल रहा होगा। और क्या हो सकता है? अच्छा, डिविडेंड को मत दिखाओ। हाँ, डिविडेंड एग्जेम्प्ट इनकम हो तो उसको मत दिखाओ। तो डिविडेंड वैसे भी एग्जेम्प्ट हो तो बेवजह दिखाओ, इनकम बढ़ जाएगा, तो उसको हटा दो, एग्जेम्प्ट है, हटा दो। और बोलो, और कुछ डिस्काउंट। पब्लिक बोला डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन सा वाला? रिसिप्ट वाला। यस, और कुछ? और कुछ हो सकता है? सोच के देखो। लॉटरी, बिजनेस में लॉटरी खेल रहा है? यहाँ मत दिखाओ सर, मानो स्पीएल में मत दिखाओ, वो एक्सक्लूसिव अदर सोर्स है, इसमें मत दिखाओ। ब्रोकरेज कमीशन लिख दिया शिवशंकर, एक ही मतलब है भाई, ठीक है। अच्छा, और एक चीज जो दिखाना चाहिए बट लोग नहीं दिखाता है, मैं आप लोग को थोड़ा याद दिला दूं क्या होगा। तो से फॉर एग्जांपल, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो लोग होते हैं या होलसेलर जो होता है, मैं सुने हो कि आप जिनसे मोबाइल फोन रिचार्ज कर रहे हो, जो बंदा आपको मोबाइल फोन रिचार्ज करके दे रहा है, वो बंदे के पास ऐसा एक सिम कार्ड है जिसको रिचार्ज ही नहीं करना पड़ता, जिसको 1 साल तक फ्री है। तो चलो अभी तो सब सिम कार्ड फ्री है, फालतू के थोड़ा एडवांस लेवल का लेते हैं। सपोज मान लो आपके पास एक क्लाइंट है, जो क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर होलसेलर है, मान लो वो पीवीसी पाइप वगैरह ये सब चीज होलसेल करता है, बेचता है। तो उसको एक टारगेट दिया गया था, टारगेट, और वो टारगेट फुलफिल किया, उसको गिफ्ट मिला। तो क्या चाहते हो, वो गिफ्ट पीएल में दिखाए? पहले बोले ऐसा सुने हो, कभी होता है ऐसा कि मेडिसिन शॉप ने मेडिसिन बहुत बेचा इस बार ये लॉकडाउन के टाइम पे, तो उसको उसका डिस्ट्रीब्यूटर से गिफ्ट मिला, उसका होलसेलर से गिफ्ट मिला, फ्री गिफ्ट मिला। तो सर उसको बोलते परक्विजिट। अगर ऐसा कोई परक्विजिट मिला तो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे मिलता है। गर्मी के टाइम तक 10 तो एयर कंडीशन बेच दिया, एक एयर कंडीशन फ्री में दे दिया डाइकिन वालों ने, एज ए कमीशन के तौर पे। Amazon, हाँ, पेटीएम का अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, Amazon का अगर बिजनेस अकाउंट है, तो उसमें आपको कैशबैक मिलता है। तो दिस आर ऑल द परक्विजिट, दिस आर ऑल द परक्विजिट। ओके, तो परक्विजिट भी आप डाल सकते हो। अच्छा, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा, आपको सिंपली क्लाइंट से पूछना होगा कि भैया आपको क्या क्या मिला है। तो वो अगर बता रहे तो डालो, नहीं बता रहे तो मत डालो। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा और गहराई में जाऊं कि आप लोगों को समझ में आ गया? थोड़ा और डिटेलिंग में जाओ, डिटेलिंग जाऊं और डिटेलिंग में। ये सब अमाउंट के ऊपर क्लाइंट के ऊपर रिलाई मत करना। क्लाइंट को बोलना आपका 26 एज दिखाइए, अगर इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ही डालो, वरना बेवजह क्लाइंट को मत परेशान करो। ये सब चीज अगर कोई कमीशन वमीशन मिला है तो टीडीएस काट के देगा, तो 26 एज से वो मिल जाता है। अब 26 एज क्या होता है? रेफर डीटी क्लास। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग 26 एज देखना सीख गए हैं। कुछ नहीं दोस्तों, एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जिसमें पता लगता है कहां से क्या टीडीएस कटा हुआ है। तो ऐसा कितना स्टूडेंट हो जो 26 ईयर्स फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? एक बार यस बोलो एक बार। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो 26 ईयर्स, मतलब पता ही नहीं है आपको।
देवज्योति, रिया, राजीव, प्रमोद, आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? क्या बात है। तो चलिए आप लोग के लिए दिखा देते, पेश करते 26S। कुछ ऐसा होता है, जब आप लोग आईटी फाइल करने आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है सर, ये टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जो आपको नाम पे कहाँ कौन टीडीएस काटा है उसका डिटेल्स आ जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्लाइंट का 26S ओपन किया हूँ, झरना चक्रवर्ती बोल के, और जिनके नाम पे ये सब टीडीएस जमा हुआ है आप देख सकते हो। तो ये जो मैडम है, इनका जब पीएल बनेगा तो देखो इनका 194A सेक्शन में टीडीएस काटा है, आप देख सकते हो। तो 194A मतलब इंटरेस्ट इनकम होता है। तो ये मैडम का इतना इंटरेस्ट इनकम हुआ पूरा साल में। आपको अकाउंट्स नहीं है ना आपके पास, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट से सब अमाउंट पता लगाना होगा कि कहां से क्या क्या अमाउंट आ रहा है। बुद्धि में जा रहा है, हाँ या ना? तो इंटरेस्ट सब यहीं से आते हैं। ओके, तो जो लोग फर्स्ट टाइम 26S का नाम सुन रहे हो आप टेंशन मत लो, डाउनलोड होता है, हम लोग सीख जाएंगे। ये क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा 26S। अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें पूरा टीडीएस का इन्फॉर्मेशन रहता है। यहाँ पे अगर 194A की जगह अगर कोई दूसरा सेक्शन लाइक 194H होता तो वो कमीशन हो जाता। यहाँ पे अगर 194A की जगह अगर 194H होता तो वो कमीशन के लिए होता। तो ये सेक्शन से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा हेड में कौन सा इनकम जाएगा। ठीक है, क्या डिस्कशन हेवी हो जा रहा है कि आप लोग संभल पा रहे हो? पीएल बैलेंस शीट इज अ फाइनल टास्क। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो जो जिम कर तो अंकित हो, ट्रेनर हो, और भी कोई बंदा जिम, तो जिम का एक नियम होता है अंकित, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे सही कर देना। एक फिनिशिंग एक्सरसाइज होता है, राइट? फाइनल फिट होता है, जो नहीं करोगे तो सारा ट्रेनर बोलते हैं कि आपका मेहनत पूरा बर्बाद। वो फाइनल एक्सरसाइज अगर नहीं करोगे तो मतलब जो फिनिशिंग एक्सरसाइज होता है। तो अंकित यू नो बेटर, यू आर अ ट्रेनर, और जो लोग करते हैं उन लोग को भी ट्रेनर से सुनने को मिला होगा कि फिनिशिंग टच जब तक नहीं करोगे तब तक आपको पूरा मेहनत पानी में। जो भी आप शोल्डर, बाइसेप्स, फोर आर्म्स, जो भी आप एक्सरसाइज करो, जो भी आप करो, तो अकाउंट से भी इस फिनिशिंग टचअप है। अगर आपको पीएल बैलेंस शीट बनाना नहीं आता है तो आपका सारा ज्ञान पानी में। फ्रैंकली स्पीकिंग देख लो एक बार, इसमें ना तो आपको अकाउंट्स लग रहा है, अकाउंट्स, टैक्स, जीएसटी सब एक साथ आ रहा है। देख के देखो एक बार, और कैसे यार आपको पता भी नहीं चल रहा है। कभी जीएसटी डिस्कस कर रहा हूं, कभी इनकम टैक्स पे जा रहा हूं, मतलब जहां जहां से मिले उसको ढूंढते चलो। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। ये अगर हम लोग सीखने चाहे तो जिंदगी भर सीखते रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। हम लोग एक ढांचा खड़ा कर लेंगे, स्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे, जो स्ट्रक्चर पे हम लोग फोकस करेंगे तो बंदा मतलब हम लोग को बन जाएगा। तो अभी जो मैं सिखाया आप लोगों को खाली पीएल का एक पार्ट। कभी आप लोग सोचे थे कि पीएल का 2 फिगर बैठाने में इतना मेहनत करना पड़ेगा? स्कूल में, कॉलेज में सर ट्रायल बैलेंस था, उसका क्रेडिट बैलेंस था, उससे बैलेंस लो और बैठा दो, पीएल खत्म। लेकिन कभी ऐसा सोचे थे कि पीएल ऐसा भी बनता है? तो दैट इज द डिफरेंस इन कॉमर्स स्टडी। मुझे आज तक कॉमर्स में ये समझ में नहीं आया कि हम लोग दो दो पढ़ाई क्यों करना पड़ता है, एक एग्जाम पास होने के लिए और दूसरा ये काम करने के लिए। तो सर एक ही सिखाओ ना, हटाइए एग्जाम को, काम करने के लिए सिखाए, जो चीज के लिए हम लोग दुनिया में ऐसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ना तो कोई इंस्टीट्यूट ठीक करते हैं, ना तो हम लोग का सी इंस्टीट्यूट, ना तो सी इंस्टीट्यूट, कुछ भी नहीं करता है। दे आर सेइंग दैट वी आर डेवलपिंग कॉन्सेप्ट। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। सर कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कौन सा फिगर कहां से आएगा, कौन सा फिगर। अब यहाँ पे ना बात ईगो का आ जाता है। प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई टीचर, ऑल माई गुरुजीज, जब कोई कॉलेज का प्रोफेसर से मैं बात करता हूँ, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर से, उनका मानना है कि जब तक स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस नहीं समझ पाता है तब तक स्टूडेंट को समझ में नहीं अकाउंट्स होता क्या है।
100% एग्री सर, मुझे कोई इसमें दुविधा नहीं है, मैं कभी डिसएग्री नहीं करूंगा। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के पास जाओ, वो क्या बोलेगा पता है? वो किताब जो पढ़ा वो भूल जाओ, जब तक ये सब चीज नहीं सीखो तुम अकाउंट से कुछ भी नहीं जानते हो। अब तुम बेचारा बोलो किसके सुनोगे? दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो सर हम लोग का एजुकेशन ऐसे बनाई है ना, ताकि हम लोग को दोनों का नॉलेज मिले, ना हम लोग को वो सीयू का वो डंडी खींच के एसेट लायबिलिटी मिलाने के पीछे हम लोग को भागना नहीं पड़े। बैलेंस शीट मिल गया मतलब बहुत खुश, पार्टी दूंगा दोस्तों के साथ, बैलेंस शीट टैली हो गया मेरा। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ सिखाइए। पता नहीं सर ये चीज कब होगा, बट दिस इज अ फैक्ट। एनीवे, आप लोग बोलो ये सेल्स और बैंक इंटरेस्ट समझ में आया आप लोग को? कहां से वैल्यू फेच करना है फॉर द जीएसटी, जिनका जीएसटी है उन लोग का? यस नो? इसलिए ऑडिट में इतना टाइम लगता है। अब देखते हो ना, ऑडिट का डेट ऑलवेज एक्सटेंड होता है, क्यों पता है? इसके लिए, बिकॉज ये इतना जल्दी नहीं होता है, टाइम लगता है। तो क्या मैं आगे जाऊं, परचेस और एक्सपेंसेस में आगे जाऊं? क्या है नहीं है ऑल दैट? ओके, तो सेल्स अगर आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक परचेस भी हम बोल दिए। क्या मेरा स्टूडेंट मुझे बता सकता है जो लोग के नाम पे जीएसटी है वो परचेस कहां से लेके आएगा? क्लासरूम होता तो मैं आपको डेयरी मिल्क देता, जो बोल पाता। सुपर यार, अब ऑनलाइन पे डिलीवरी कैसे दूं? डेयरी मिल्क कैसे दूं? क्लासरूम होता तो पक्का मैं इसके लिए चॉकलेट अनाउंस करता हूं। थैंक यू सो मच जीएसटी 2A, जो अभी काफी चर्चे में है हम लोग का क्लासेस में। आज सीखे हम लोग टेबल बनाना, पिवट टेबल बनाना। डन। 2A क्या है? 2A क्या है? 2A में हम लोग के नाम पे जो जो परचेस डाला वो सब 2A में अपडेट हो गया, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे परचेस पे टोटल फिगर। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग इट? डियर सर, डियर मैम, दिस इज फॉर द जीएसटी। जिनका जीएसटी नहीं है वो उतना बहुत इजी होगा, बट पहले जीएसटी वाला संभाल लेते हैं। एग्री कर रहे हो सब लोग? लिख के रख रहे हो ना आप लोग? लिख के रख रहे हो ना? मेरा बात सुनते सुनते प्लीज लिख के भी रखा करो यार, ताकि आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ आप क्लास में सब चीज डाउनलोड रिकॉर्ड किए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओके, ये वाला फिगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। सर ये चीज अगर फास्ट टाइम बनाने जा रहा हूं तो मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। दोस्तों, आपका क्लाइंट अगर फर्स्ट टाइम अगर पीएल बैलेंस शीट बनाने जा रहा है तो आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्लाइंट का लास्ट ईयर का पीएल बैलेंस शीट बन गया, आई रिपीट, अगर आपका क्लाइंट का लास्ट ईयर का पीएल बैलेंस शीट बन गया तो ये ओपनिंग स्टॉक कहां से आएगा? कम ऑन यार, मेंटर्स वाला दिमाग चलाओ। दोस्तों अभी हम लोग 19-20 का हो रहा है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस बार का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ना? इतना तो बुद्धि है ना हम लोग का। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, बस बात खत्म, हो गया, आ गया। आई थिंक एवरी वन ऑफ वी आर क्लियर विद दिस। सर व्हाट अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक? मेरा क्लाइंट का कोई ढंग का रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, इमेजिन करो आप एक बिजनेसमैन हो। संजू, मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो, जो भी मौसिन, तुम लोग बिजनेसमैन हो, और मान लो तुम मोबाइल फोन का दुकान का बिजनेस हो तुम्हारा। तुम लोग एप्पल, सैमसंग, सब ब्रांडेड फोन का फोन तुम लोग बेचते हो, फोन, टीवी एंड ऑल दैट। अगर मैं आपसे जाकर दुकान में पूछूं कि डियर भाई साहब, आपके दुकान में ऑल टाइम ऑन एन एवरेज कितना अमाउंट का स्टॉक पड़ा रहता है, तो इसके लिए क्या आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे कि देख के ही बता सकते हो एज ए मालिक? बट आई एम टॉकिंग अबाउट छोटा मोटा जो बिजनेसमैन होता है उन लोग का। सर वो लोग देख के बता देता है, अब पूछ के देखना, वो देख के बता देगा ऑल टाइम मेरे दुकान पे 5-5.5 का स्टॉक होगा। एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट 90% आसपास चला जाएगा। भाई बिजनेसमैन का सबसे ज्यादा इमोशन उससे जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो उसका खुद का मेहनत का अर्निंग होता है। फील द इमोशन ऑफ द बिजनेसमैन, वो देख के बता देगा। हाँ, अंबानी सर शायद बता नहीं सकते बिकॉज उनका बहुत बिजनेस है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अंबानीज, नॉट टाटाज एंड आईटी से, आई एम टॉकिंग अबाउट वो जो हम लोग का मोहल्ले में जो अंकल दिख जाता है, जो हम लोग का ही भाई साहब जो
मोबाइल फोन का शॉप ओपन करके बैठा है, मैं उन लोग का बात कर रहा हूँ। कपड़ा का दुकान लेके बैठे उन लोग का बात कर, उन लोग को पूछो कि भाई तेरे पास अभी कितना अमाउंट का कपड़ा होगा दुकान पे ऑन एन एवरेज, वो बोल देगा भाई मेरे पास अभी 4-4 हजार का तो स्टॉक तो हो ही जाएगा। और आप अगर हिसाब करके बैठोगे ना वो उसके आसपास ही आएगा। इतना तो इंडियन कल्चर में तो चलता ही है, हम लोग का इंडिया में तो इतना तो होता ही है। आई थिंक आप लोग एग्री करोगे मेरे से। तो ये तो गया उन लोग के लिए जो लोग ऐसे जुबान पे बोल देता है। लेकिन अगर आपको इक्वेशन फ्रेम करना है तो इक्वेशन कैसे फ्रेम करोगे? देखो, आपको ओपनिंग स्टॉक पता है, राइट? आपको ओपनिंग स्टॉक पता है, आपको सेल्स पता है, ओके? आपको परचेस भी पता है, ठीक है? और क्या पता है आपको? सर कैरेज भी पता होगा, ठीक है? जो लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस उन लोग के लिए बोल दूं, वो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट फिगर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नाम का एक चीज होता है। ट्रेडिंग का बात कर रहे हो ना आप लोग, तो इधर तो ग्रॉस प्रॉफिट भी एक नाम का चीज होता है, तो उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। जो लोग बैलेंसिंग फिगर सोच रहे क्लोजिंग स्टॉक मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा, मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट नाम का एक चीज होता है तो, कि नहीं होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां दिखाते हो आप लोग? ट्रेडिंग में दिखाते हो। अब देखो मजा देखो, भैया आपको सेल पता है? हाँ सर हम लोग को सेल पता है, तो कॉपी करते हैं यहां से। हम लोग को सेल पता है, हम लोग को और क्या पता है? हम लोग को परचेस भी पता होगा, कितना परचेस किए थे बाय द वे हम लोग। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी मान लो हम लोग को पता है, से फॉर एग्जांपल 7.5 लाख सपोज मान लो लास्ट ईयर का जो फिगर था उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, परचेस का एक परसेंटेज कैरेज होता है, मान लो परचेस का 1% कैरेज होता है, ठीक है? अब इससे क्या क्लोजिंग स्टॉक आपका आएगा? क्या इससे क्लोजिंग स्टॉक आप निकल सकते हो? दो मिसिंग फिगर है आपका, इधर जीपी है और इधर आपका ये है, तो क्या आप लोग दो मिसिंग फिगर से निकल सकते हो? आप एक मैथमेटिक्स वाला बच्चे लोग बोलेगा हाँ सर एक्स वाई पकड़ लीजिए, दो इक्वेशन बनाते हैं और फटक से एकदम पूरा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सर ऐसा नहीं है, ठीक है? अच्छा सुनो, बहुत इजी है। बिजनेसमैन एक कैलकुलेशन ऑलवेज आपको बताएगा, वो है वो मार्जिन कितना रखता है। अच्छा क्या लगता है जीपी ऑलवेज यूनिफॉर्म होता है? बूंदी खाना का दुकान कंसिडर करो, कपड़ा का दुकान कंसिडर करो, और बोलो कि आपका जीपी यूनिफॉर्म हो सकता है? मेरा दोस्त है अंकित, अंकित मेरा दुकान पे आया कपड़ा खरीदने के लिए, अंकित को मैं दोस्ती वाला डिस्काउंट दे दिया, इंडिया में होता है ना दोस्ती वाला डिस्काउंट, राइट? मुनमुन, दिल पे मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूं, मुनमुन बहुत बार्गेन करता है। अब लॉकडाउन पे सारा दुकान बंद है, मेरा दुकान खुला है, आया मैं पूरा एकदम वसूल कर लिया, जितना देर से बार्गेन किया था मेरा टाइम का सारा पैसा प्रॉफिट में जोड़ के रख दिया। अविराज आया, साफ सुथरा बंदा था, कुछ भोला वाला बंदा था, ज्यादा बोला दे दिया। होता है ना ऐसा? प्लीज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बाजार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड फैक्ट्री। गली का दुकान का सोचो, जो दुकान हम लोग बचपन से गए बड़े हुए, शॉपिंग मॉल तो हाल ही में बना, बट ऐसा दुकान तो होता है भाई इसका दाम बोल, सर 600 रुपए, 500 दे रहा हूं अभी कभी होगा, ऐसा किया दुकान में जाके आप लोग? तो सर हम लोग का तो दुकानदार भी तो ऐसा ही होता है, भावताल जब तक नहीं करेंगे तब तक तो फील नहीं आते कुछ अचीव किए। तो इस सिचुएशन पे आपको लगता है कि यूनिफॉर्म जीपी मेंटेन होगा कि 20% ऑल, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कभी भी? लगता है आप लोग अगर बिजनेसमैन हो आप लोग कर पाओगे? तो आज तक कोई भी अकाउंटेंट नहीं निकल पाया, कैसे हो पाएगा? सिचुएशन अलग अलग है, सिचुएशन ही अलग अलग है। जो मेरा दोस्त है मैं उसको कम भाव में दे रहा हूँ, जो मेरा मतलब जिससे मेरा बनती नहीं है, जब मैं मौका मिलेगा पूरा वसूल कर लिया उससे पैसा। सर ऐसा होता है। ओके, सो गाइस, बट इतना तो पता है ना ऑन एन एवरेज कितना है?
तो एक मार्जिन वो लोग पकड़ लेता है कि ऑन एन एवरेज में 15% मार्जिन अर्न करता हूं। देखना बिजनेसमैन ऐसे ही बोलता है 10%, 15%, 30%। अरे परसेंटेज तो हम लोग बोलते हैं, वो लोग ऐसा टर्म थोड़ी यूज करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं 20% मार्जिन मतलब 20%। तो वो लोग ऑन एन एवरेज बोल देगा। तो मान लो वो लोग बोला कि भैया देखिए जीपी मेरा जो सेल होता है किसी को ज्यादा किसी को कम, ऑन एन एवरेज हम लोग का 20% मार्जिन तो हो ही जाता है। ऑन एन एवरेज मेरा 20% मार्जिन तो हो ही जाता है। तो आप इसका 20% रफली कैलकुलेट कर लो। डन। अब क्लोजिंग स्टॉक आपका जो आएगा दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। 95% दुकानदार इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक। चलो यहाँ पे मेरा ज्यादा हो गया इसलिए शायद वैल्यू मेरा कम हो गया यहाँ पे। ये 72 लाख ये कुछ ज्यादा अमाउंट हो गया ना, इससे 10 कम हो गया सर। तो जो भी है तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये माइनस आया बट माइनस नहीं आएगा, ये मेरा एजम्पशन फिगर तो इसलिए आया, बट कैलकुलेशन ऐसे होता है। ओके तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा देता हूं। ठीक है 25 क्लास में, तो ये इक्वेशन ऐसे होगा। ठीक है ये चलो मेरा एजम्पशन फिगर के लिए माइनस में आ रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इस तरीके से ये हो जाएगा। आप लोग को बोले इक्वेशन समझ में आया ये वाला कैसे क्या हुआ नहीं हुआ ऑल दैट। तो हम लोग का सेल्स का फिगर पता होगा, परचेस का फिगर पता होगा, ओपनिंग स्टॉक भी पता होगा, कैरेज भी पता होगा, ये जीपी कैलकुलेट करना होगा। इंडियन कल्चर में जीपी हम लोग ऐसे ही लेते हैं। कोई भी कपड़ा का दुकान में चले जाइए वो लोग एग्जैक्ट मार्जिन कभी नहीं बताएगा। अगर कपड़ा का दुकान का मैं बात करूं इंडिया में, उन लोगों को पता है मार्जिन कितना होता है, गेस करो कि जो कपड़ा का रिटेल शॉप जो लोग खोल के रखते हैं वो लोग कितना मार्जिन पे माल बेचता है। एनी गेस, एनी गेस, परसेंटेज गेस करो एनी। सर मिनिमम 100, मिनिमम, उससे कम से ज्यादा नहीं, से कम नहीं। मतलब 200 का माल 400 में, हाँ सर मिनिमम 100% मार्जिन मिनिमम। अभी लॉकडाउन के लिए छोड़ दो, अभी के लिए बताओ, बट जब सिचुएशन नॉर्मल था, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है इन कोलकाता, ईद के टाइम पे जो इंडिया का पॉपुलर त्योहार होता है, तो उस टाइम पे, नहीं नहीं मजाक नहीं करो, पूछ लेना किसी से भी जाकर। तो आपको क्या लगता है जो ब्रांड फैक्ट्री बाय 1 गेट 4 फ्री ऑप्शन देता है, सॉरी कुछ ज्यादा बोल दिए, बाय 1 गेट 1 फ्री जो ऑप्शन देता है ब्रांड फैक्ट्री, तो क्या लगता है लॉस में देता है वो लोग? तो वो लोग अगर लॉस में देगा तो उन लोग का स्टाफ की कॉस्ट, सैलरी, फिर एसी, दुकान का भाड़ा कैसे होगा? सर मार्जिन इतना कम करते, डिस्काउंट देते थे, वो लोग के पास पैसा रह जाता है। चलो ये मुझे पता है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बता रहा हूं, अगर करना है तो इस बिजनेस में जाना। मेडिसिन, जो लोग मेडिसिन शॉप चलाते हैं उन लोग से पूछना, नहीं मतलब ऑनलाइन वाला नहीं, जो ऑफलाइन शॉप जो लोग चलाता है, फार्मासिस्ट, उन लोग से पूछना कि कितना मार्जिन रखता है वो लोग, या जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर होता है। पागल हो जाओगे सुन के, चुप, इतना होना इतना। तो मेडिसिन वाला क्या बोलते हैं पता है? मेडिसिन वाला बोलते हैं देखिए हम लोग का मार्जिन इसलिए रखना पड़ता है बिकॉज हम लोग का सबसे ज्यादा कॉस्ट किसको देना पड़ता है? आपको क्या लगता है मेडिसिन वाला मतलब जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं लाइक एबॉट, ओके आप लोग जो पॉपुलर कंपनी का नाम जानते हो, एबॉट हो गया, सन फार्मा हो गया, रैनबैक्सी, चलो वो तो मार्च हो गया है, फिर ग्लेनमार्क, ये जो पॉपुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेडिसिन का, इन लोगों का सबसे ज्यादा कॉस्ट कहाँ लगता है पता है आप लोग को? एनी गेस कहाँ कॉस्ट लगता है इन लोग का? नो आइडिया। कभी आप देखे हो कि मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है? कभी आपको देखा हो मेडिसिन का? अच्छा इनो का बात नहीं कर रहा हूं मैं इनो या जलजीरे का बात नहीं कर रहा हूं। मेडिसिन मतलब सॉल्बिट्रेट जो हार्ट पेशेंट का मेडिसिन है, फिर आपका हो गया ओमेस डी जो गैस्ट्रिक अल्सर का जो लोग होता है उन लोगों से मेडिसिन का बात कर रहा हूं। तो इन लोग का सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है डॉक्टर लोग को, हॉस्पिटल वालों को, जो लोग इसका ब्रांड को प्रमोट करेगा। अरे आपको मुझे तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, मुझे कुछ पता नहीं है उसमें क्या लिखा है,
प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताना कि हाँ मुझे समझ में आया कि मेडिसिन का नाम ये है। तो मेडिसिन जब भी तुम स्टोर में जाओगे, स्टोर में जाके जैसे ही तुम प्रिस्क्रिप्शन दोगे तो वो स्टोर को पता है कि कौन सा मेडिसिन वो बेच रहा है। तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा मार्केट में वही दिखेगा। तो डॉक्टर सन फार्मा को प्रमोट करेगा तो लोग सन फार्मा की दवाई खाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है पैरासीटामोल बीमारी का दवाई होता है, आपको पता है इनो होता है, तो इनो दवाई तो है नहीं, फालतू चीज है, ठीक है। पैरासीटामोल, फिर आपका क्रोसिन, ये सब होता है। बट आप कभी पन्ना पलट के देख तो मैन्युफैक्चर्ड बाय हूं, क्या ग्लेनमार्क ने बनाया, कि एबोट ने बनाया, कि नोवार्टिस बनाया, बहुत लोग को तो नाम भी पता नहीं होता है। तो मेडिसिन कंपनी का सबसे ज्यादा खर्चा होता है डॉक्टर लोग को मेंटेन करना, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि मार्केट में किसका मेडिसिन बिकेगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो कनेक्टिविटी करता है, उन लोग को उतना पैसा नहीं मिलता है, पैसे मिलता है डॉक्टर को, हॉस्पिटल को। अरे डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा लोग तो वही परचेस करेगा ना, फार्मेसी वाला तो वही सेल करेगा। तो आज अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन करना ही छोड़ दिया तो आप मेडिसिन किसको बेचोगे? आप तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो ना, तो मेन पार्टी तो वही है। तो मेडिसिन कंपनी बोलते हैं कि हम लोग का ज्यादा खर्च हो जाता है डॉक्टर के पीछे, दैट्स व्हाई हम लोग वसूल करते हैं डबल मार्जिन से। ये उन लोग का स्ट्रेटेजी होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो गाइज हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस भी होता है, वो दिखाता नहीं है वो अलग बात है, बट हाईली प्रॉफिटेबल होता है। पता लगा लेना, जो लोग मार्केट में, पता लगा अभी कम बेसी होगा, अभी का बात अभी छोड़ दो, मैं बात करूं जब दुनिया नॉर्मल था, अभी उतना कहाँ मिलेगा, अभी सामान बिक जाए वही अच्छा बात है ना। एनीवे गाइस, तो आप लोग बोलो कहां तक हम लोग कर लिए? आज सेल कर लिए, बैंक इंटरेस्ट वाला पार्ट देख लिए, परचेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इतना तक देख लिए, डन। मतलब ट्रेडिंग हो गया हम लोग का दोस्तों, ये ट्रेडिंग ही हुआ ना हम लोग का, ये तो 90% ट्रेडिंग ही तो था ना। महिमा जी, परचेस जीएसटी 2A से मिलेगा मैडम, अभी 2A क्लास में आप थे, तो जीएसटी 2A में क्या है हम लोग का? परचेस ही तो है, तो जीएसटी 2A का टोटल हम लोग परचेस में डाल देंगे। आज मैडम रिकंसिलेशन कर रहे थे ना, तो परचेस 2A में क्या है वही होगा, करना पड़ेगा। समझ में आया? 2A मतलब तो आपको परचेस हुआ ना, तो 2A का फिगर डालना पड़ेगा। तो मुनमुन में कोशिश है, जिसका लास्ट टाइम में पीएल नहीं हुआ तो उसको ओपनिंग स्टॉक मुनमुन एजम्पशन करना पड़ेगा। वो दुकानदार ही बताएगा कि लास्ट ईयर कितना स्टॉक था, अभी कितना हुआ, वो थोड़ा परसेंटेज इधर उधर करके एजम्पशन करना पड़ता है। जैसे कि अभी सारा दुकान में स्टॉक ज्यादा मिले कम मिलेगा दोस्तों, अभी दुकान में स्टॉक ज्यादा मिले कम मिलेगा, अभी सब दुकान पे अभी सिचुएशन में थोड़ा ज्यादा ही मिल जाएगा, क्योंकि दुकान बहुत दिन से बंद था, बिलिंग ही नहीं हुआ तो ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये क्या आपका रेगुलर प्रैक्टिस होगा? ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया ना। तो फाइनली बोलो, मैं कंक्लूड करूं 2 मिनट के अंदर, आज आपको क्या सीखने को मिला? आज आप क्या सीखे हो? आपके जुबानी प्लीज बोलो, क्या आज आप सीखे हो? व्हाट यू हैव डन टुडे, व्हाट यू हैव लर्न टुडे इन दिस सेगमेंट? आपके जुबानी बोलो कि सर हम ये जो हम लोग को समझ में आया, प्लीज चुप मत रहो, एक करके बोलो। क्या कुछ मार्केट का बात सीखे हो आज आप लोग? मार्केट का बात कि सब किताबी बात सीखे हो? सर आपके जगह हम होते तो हम आपको बोलते सर हम आज सीखे कि हम आपके साथ अगर सीखते तो आज हम सीखे कि सर सेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इन जीएसटी, राइट? परचेस का फिगर कैसे हम लोग डील करेंगे, अदर इनकम को कैसे ढूंढेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से कैसे कंपेयर करेंगे, ये सब बात हम लोग सीखे। जहां पे कुछ मिलावटी बात था, कुछ जेन्युइन था और कुछ कॉमन सेंस था। एक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक टोटली जाली, ये दोनों ही जाल है, कोई 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 इसके अंदर ये नहीं, मतलब एग्जैक्टनेस नहीं है, ये टोटली अजम्पशन बेस। बट क्या जीएसटी सेल्स फिगर जाली था कि जेन्युइन था? सेल्स का फिगर जाली था कि जेन्युइन था? वो तो जेन्युइन था ना, तो जेन्युइन था विथ मैनिपुलेशन, टोटल जेन्युइन मत बोलो, जेन्युइन विथ मैनिपुलेशन। सिमिलरली तो परचेस ऑल्सो, तो कुछ जेन्युइन फिगर सीखे, कुछ इधर उधर के फालतू फिगर सीखे, कुछ कॉमन सेंस का बात। कॉमन सेंस मतलब ये जीपी मार्जिन का जो बात था, ये तो कॉमन सेंस का ही तो बात हुआ ना, कि इंडस्ट्री का मार्जिन क्या है, कोई 20%, कोई 15%, है तो कॉमन सेंस। आज मैं दुकान ओपन करूंगा, अगर 20% में अगर घर लेके ले ही जा रहा हूं तो मैं बिजनेस क्यों करूंगा?
मुश्किल है, तो 20% तो अर्न करना ही पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो सर अकाउंट्स ऐसे ही होता है, इंडिया में अकाउंट्स ऐसे ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग मिलेंगे ऑन ट्यूसडे, सैटरडे को ईद है तो नो क्लासेस ऑन दैट डे, तो हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे। ट्यूसडे माशाल्लाह हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, ये पीएल का पार्ट स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत इजी है, आप लोग का जो मैनिपुलेशन था आप ऊपर सीख गए हो, नीचे वाला पार्ट बहुत इजी है, वो आधा घंटे का भी नहीं लगेगा ये सब डिस्कशन करने में। ये आप एकदम मतलब सिक्सर मारोगे इसमें, कोई आपको बीट नहीं करेगा। तो पीएल स्वाहा हो जाएगा। उस दिन मैं आप लोग को कुछ प्रोजेक्ट दे दूंगा, जीएसटीआर 3B1 का कॉपी दे दूंगा, आप लोग भरोगे, एंड उस दिन मैं पीएल बैलेंस शीट आपको ग्रुप में दे दूंगा। तो आई थिंक आप लोग को कुछ नया सोच आज को मिला होगा क्लासेस में। सर वी डोंट हैव नॉलेज, यहाँ पे पूरा वास्ट है, पूरा समंदर है, दरिया नहीं, पूरा समंदर है नॉलेज का। तो जितना आप डुबकी लगा के ले सकते हो उतना आपका फायदा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आने वाले क्लासेस में माशाल्लाह पूरा चीज में समझा पाऊंगा, ठीक है। तो ये 65 लाख अमाउंट हम लोग एजम्पशन किए थे, दैट इज अ टैक्सेबल फिगर एक्सक्लूडिंग जीएसटी। नहीं, हम लोग 65 लाख नहीं करेंगे, हम लोग 72 लाख करेंगे। हम लोग क्या तय हुआ, 65 लाख करेंगे 72 लाख करेंगे, हम लोग 72 लाख करेंगे। सेल्स ज्यादा दिखाएंगे तो फाइल वजनदार होगा ना, एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगा आपका फाइल का। जैसे आपका इनकम ज्यादा होने पे, देखो ये फैक्ट है, सोसाइटी बोलो या बैंक बोलो, फायदा तो उसी को देगा ना जिसका इनकम ज्यादा है। अब देखो यदि तुम अरेंज मैरिज करने जा रहे हो तो लड़की वाला क्या सवाल पूछेगा पहले, कि लड़का दिखता कैसे है कि कमाता कितना है। 90% फैमिली क्या पूछेगा आपसे, भैया कमाता कितना है। उसके बाद आप कैसे दिखते हो नहीं दिखते वो अलग बात है। भैया लड़का गवर्नमेंट जॉब करते तो बस बात खत्म, डील फाइनल वहीं पे। नॉन गवर्नमेंट जॉब करते हो तो पूछेगा भाई का अर्निंग क्या है, कौन सा इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। दैट इज इंडियन कल्चर, अब क्या बोले। ठीक है, तो गैस जितना ज्यादा होगा उतना आपका एलिजिबिलिटी बढ़ेगा। सर ये रूल लव मैरिज में एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज लव अलग डेफिनेशन है, तो आप लोग बेटर जानते होंगे। ओके, तो एनीवे, तो बैंक हो या लाइफ, ऑलवेज याद रखना ज्यादा अमाउंट बढ़ेगा तो एलिजिबिलिटी ऑलवेज ऊपर रहेगा, ठीक है। चलो तो आज इतना रहने देते हैं हम लोग, ज्यादा इमोशनल हो जाएगा आप लोग नहीं तो।